हेलो फ्रेंड्स। आज हम अपनी एक नई जर्नी की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका मेन बेस है अपना फाइनेंशियल लिटरेसी। और वो फाइनेंशियल लिटरेसी के ज़रिए हम लोगों को अवेयर करेंगे, ख़ास करके जो नॉन कॉमर्शियल बैकग्राउंड्स हैं और जो नॉन बैंकिंग से जुड़े हुए लोग हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फंडामेंटल्स क्लियर करवाएंगे। ये फंडामेंटल्स क्लियर करवाने का हेतु यही है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानें कि देश का बैंकिंग सिस्टम कैसे वर्क्स करता है और देश में फाइनेंशियल सिस्टम कैसे वर्क्स करता है। तो हम मेन अपना ये वीडियो बनाएंगे, उसके मेन डेटा सोर्स रहेंगे गूगल से हम स्मॉल स्मॉल इन्फॉर्मेशन गैदर करेंगे, टॉपिक को सर्च करेंगे और उसको सिंप्लीफाइड वे में समझाएंगे ताकि हमारे जो भी व्यूअर्स हैं वो प्रॉपरली इसको समझ सके। और हम ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करेंगे ताकि ये बोरिंग भी ना रहे और लोग समझ भी पाए इसको बहुत अच्छे तरीके से। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना एक रेपो रेट मेन चीज़ रेपो रेट है कि देश का सेंट्रल एक बैंकिंग सिस्टम होता है। बैंकिंग सिस्टम को डिसाइड करती है अपनी आरबीआई, और कोई भी देश का बैंकिंग सिस्टम जिसका पॉलिसी फॉर्मेशन करता है उस देश का सेंट्रल बैंक। हमारे देश में वो सेंट्रल बैंक है अपना आरबीआई। तो आरबीआई कुछ रेट्स ऐसे बनाती है जिसकी वजह से अपना बैंकिंग चलता है और उसकी वजह से लेन देन काफ़ी इजी रहता है, और उसके कुछ मूलभूत कारण भी रहते हैं जिसकी वजह से अपना देश में महंगाई का दर बोले या लिक्विडिटी बोले, तरलता जो होती है पैसों की, वो सब कंट्रोल में रहती है। तो चलो आज सबसे पहले अपना एक स्मॉल टॉपिक कवर करते हैं, रेपो रेट। तो यहाँ पे मैंने गूगल में सर्च कर लिया रेपो रेट क्या है। रेपो रेट में ऑल करके हमने समझा कि रेपो रेट है जो भी इंफॉर्मेशन गैदर हुई है छोटी सी, उसके मुताबिक मैं आपको समझाऊंगा और अपना बेस्ट दूंगा। और अपने जो भी साथी मित्र हैं जिनके कुछ डाउट्स रहते हैं तो वो भी अपने कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन ओपन रखूँगा और अगर मेरी यहाँ पे कुछ भी चूक रहती है तो हम लोग एक टीम की तरह इसको समझेंगे कोई भी टॉपिक को और इसमें आगे बढ़ेंगे। तो आपके सुझाव भी एक अच्छा की रोल प्ले करेंगे इस सीरीज़ को चलाने के लिए। तो चलो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए अपन स्टार्ट करते हैं। रेपो रेट। अब रेपो रेट मेन चीज़ क्या होती है? तो रेपो रेट होता है देश का सेंट्रल बैंक जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा, उसकी कॉमर्शियल बैंक में नेशनलाइज भी बैंक आ गई, जैसे कि अपना देश का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई बैंक हो गया, फिर बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, फिर पंजाब नेशनल बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, सेंट्रल बैंक हो गया, और ऐसी कई भी नेशनलाइज बैंक है। प्लस अपना हो गया एचडीएफसी बैंक, कॉमर्शियल कुछ भी बैंक रहे, और ये सब बैंकिंग्स कवर होते हैं बैंक सिस्टम में। तो इनको जो पैसा शॉर्ट टर्म के लिए देती है उसके सामने कुछ सिक्योरिटी गिरवे रख के, जैसे उसमें बॉन्ड हो गया, कुछ कॉमर्शियल पेपर रहते हैं, तो सिक्योरिटी के सामने शॉर्ट टर्म के लिए जो पैसा देती है और जो दर के ऊपर देती है या जो रेट से देती है उसको बोलते हैं रेपो रेट। तो यहाँ पे आपको रेपो रेट का फंडा समझ में आ गया। अब ये रेपो रेट लागू करने या उसको चेंज करने में कुछ तर्क रहते हैं या कुछ लॉजिक रहते हैं आरबीआई के, जो इन अलाइन होते हैं गवर्नमेंट के साथ, और उसके कुछ मेन रोल होते हैं, उसके कुछ पर्पस होते हैं, और उसकी ग्राहक के ऊपर क्या क्या असर रहती है, क्या क्या इम्पेक्ट होती है कंज्यूमर के ऊपर, वो आज हम जानेंगे और समझेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे चीज़ गूगल ने मेन दो ही चीज़ बताई है, वो भी घुमा फिरा के नीचे ही दी है। तो हम उसके सबसे पहले पर्पस समझ लेते हैं कि क्यों, उसका पर्पस क्या है रेपो रेट लागू करने का। तो ये एक सेंट्रल बैंक मैनेज इन्फ्लेशन करने के लिए करती है। तो देश में जो महंगाई का दर होता है, हम सिंपल हिंदी भाषा में समझे तो महंगाई का दर जो होता है, या कोई अलग अलग लैंग्वेज में उसको अलग अलग चीज़ें बोलते हैं। यहाँ पे मैं हिंदी को बेस बना के चलूँगा और इंग्लिश को भी बेस बनाऊँगा, तो क्या समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो महंगाई का दर, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, जब भी देश में इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई चला जाता है या साधारण दर से थोड़ा बहुत ऊपर जाता है, जिसकी वजह से थोड़ी अलार्मिंग सिचुएशन बनती है कि हाँ भाई अभी इसको कंट्रोल करना ज़रूरी रहेगा, तब आरबीआई अपना रेपो रेट में चेंज करती है और रेपो रेट उसको थोड़ा ऊपर करती है, कुछ बेस पॉइंट उसके ऊपर बढ़ा देती है, जिसके कारण अपने देश में अपनी बैंकिंग सिस्टम में और फाइनेंशियल सिस्टम में पैसों का जो भी होता है लिक्विडिटी कम रहता है, जिसकी वजह से
इन्फ्लेशन कट रहेगा या इन्फ्लेशन को हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। उसको चेंज क्यों करते हैं। अब मैकेनिज़्म क्या रहेगा उसका। तो मैकेनिज़्म में मैंने सबसे पहले आपको बताया कि उसको बैंक शॉर्ट टर्म के लिए, आरबीआई शॉर्ट टर्म के लिए कॉमर्शियल बैंक को पैसा उधार देती है और उसके सामने कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो वो बैंक कैरी करती है अपने पास, अपने पोर्टफोलियो में रखती है, उसको गिरवी रख लेती है। तो ये हो गया कैसे पैसे की लेन देन रहेगी। फिर उसके ऊपर उसके बाद कंज्यूमर के ऊपर उसका क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये हाइक इन रेपो रेट जनरली लीड टू हायर इंटरेस्ट रेट ऑन लोन्स। होम लोन्स के अंदर 3 लोन्स होते हैं, होम लोन, ऑटो लोन और पर्सनल लोन। बाकी कुछ और भी तरीके के लोन रहते हैं जैसे गोल्ड लोन, लेकिन यहाँ पे हम 3 लोन को मेनली कंसिडर करते हैं। ठीक है, होम लोन में है, ऑटो लोन में है और पर्सनल लोन। बाकी कुछ और भी तरीके के लोन रहते हैं। तो ये हो गया अपना कंज्यूमर के लिए रेट बढ़ने से लोन भी महंगे होंगे, क्योंकि बट ऑब्वियसली कॉमर्शियल बैंक को महंगा पैसा मिलेगा तो कॉमर्शियल बैंक महंगा इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा। एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट को अभी हम फ़िलहाल नहीं यहाँ पे कंसीडर करते हैं, यहाँ पे उसको नहीं गिनते हैं, क्योंकि अपना पहला मेन बेस है रेपो रेट। अपने नेक्स्ट सेक्शन में या नेक्स्ट सेशन में अगर आपकी डिमांड रही तो हम रिवर्स रेपो रेट को भी समझाएंगे, लेकिन एक एक चीज़ को पकड़ के चलेंगे तो आसानी होगी समझने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो बने रहिएंगे वीडियो में। हाँ, वाई रेपो रेट मैटर, अभी इसकी ज़रूरत क्यों है। हमने बाकी तो सब चीज़ें आगे समझा ही दी है कि क्यों ज़रूरत रहती है, फिर भी एक बार अगर गूगल बता रहा है तो उसको हम शॉर्ट में समझ लेते हैं। कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, जैसे कि आगे बताया कि भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ हद तक इन्फ्लेशन को हम कंट्रोल कर सकते हैं, महंगाई का दर कंट्रोल कर सकते हैं। तो हायर रेट कर्व्स इन्फ्लेशन बाय रिड्यूसिंग स्पेंडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। अगर लोगों के पास पैसा महंगा आएगा तो लोग इतराएंगे उसको खर्च करने के लिए, लोग मकान कम खरीदेंगे, ऑटो कम खरीदेंगे, तो क्या परचेजिंग पावर कम रहेगी। बट ऑब्वियसली है डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई कम रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ में हम डिमांड को ही कम कर रहे हैं तो सप्लाई थोड़ा बढ़ जाएगा। अब जब सप्लाई बढ़ेगा कोई भी चीज़ होगा, जैसे कि कार लोन का हम एग्जांपल लेते हैं, ऑटो लोन का, तो ऑटो लोन के रेट महंगे रहेंगे तो लोग पैसा कम खर्च करना चाहेंगे व्हीकल परचेज में। ठीक है, ये चीज़ एक रही। तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा कि भाई डिमांड कम होगी। डिमांड कम होना चालू होगी तो जब प्रोडक्शन होगा कार वगैरह का वो तो बढ़ेगा, तो प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़ता जाएगा तो उसका सप्लाई ज़्यादा होगा। जब सप्लाई ज़्यादा होगा तो बट ऑब्वियसली वो अपना प्रॉफिट कटिंग करेंगे, क्योंकि उनको भी अपना स्टॉक आउट करना रहेगा। तो इस केस में फिर क्या महंगाई थोड़ी कम होगी शॉर्ट टर्म के लिए, तो कारों के दाम गिरेंगे। तो ये असर छोटा मोटा असर रहेगा। वो भी सेम चीज़ है कि भाई होम है, मकान होम हो गए तो होम लोन में भी सेम फंडा एप्लीकेबल होगा कि भाई होम लोन के रेट ज़्यादा रहेंगे तो फिर डिमांड कम रहेगी मकानों की, क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा तो लोग होम लोन कम लेंगे। तो बस वही है कि भाई प्रोडक्शन ज़्यादा रहेगा तो लोग बिल्डर्स वगैरह है या जो रियल एस्टेटर है वो अपना मकान वगैरह कम मार्जिन करके भी बेचेंगे। तो बस कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, बस ये जो भी था फ्रेंड्स हमने आज के टॉपिक में कवर कर लिया है गूगल की बेसिक इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये यूज़फुल रहेगा कि नहीं रहेगा। तो हम सोचे कि इस सीरीज़ को हम कैरी करें आगे और थोड़े मोस्ट ब्यूटीफुल वे में इसको प्रेजेंट करें, क्योंकि ये पहला वीडियो था, मैंने कभी ऐसे वीडियो बनाए नहीं है। इन्फॉर्मेशन मेरे पास काफ़ी सारी रहती है तो हम आगे देखते हैं कि इसको कैरी करना है कि नहीं करना है। ठीक है मित्रों, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।